बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस किया था। थ्योरेटिकली मैंने सारा उसके बारे में बताया था कि कैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है और कैसे डिक्रीमेंट काम करता है और प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में क्या फ़र्क है। तो इंक्रीमेंट जैसे कि हम जानते हैं कि एक ऐड हो जाता है, यानी वन का इंक्रीमेंट होता है, वन एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर प्लस हो जाता है, यानी जो भी वेरिएबल की उस वक्त वैल्यू होती है उसके अंदर एक ऐड हो जाता है। तो डिक्रीमेंट में इसके अपोजिट होता है कि एक का माइनस हो जाता है, यानी एक उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है जो करंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल लिए सी और डी, दोनों इंटीजर टाइप हैं। तो हमने c को वैल्यू दी है 0 और d को वैल्यू दी है 1, यानी c के अंदर क्या पड़ा है 0 और d के अंदर क्या पड़ा है 1। हमने किया क्या है कि हमने यहाँ पे c के अंदर एक का इंक्रीमेंट किया, यानी हम कल देख चुके हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, दो बार प्लस प्लस। तो दो बार प्लस प्लस का मतलब है कि सी के अंदर एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी हमने किस ऑपरेटर को यूज किया, ये ऑपरेटर कौन सा है, प्लस प्लस दो बार सिंबल आएगा। तो याद रखना है ये सिंबल है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो सी के अंदर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके अंदर एक का प्लस हो जाएगा, वन ऐड हो जाएगा उसके अंदर। तो आप देखें सी के अंदर जो करंट वैल्यू है वो क्या है 0। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब उसके साथ यूज हुआ, चाहे सॉरी, तो चाहे वो यहाँ पे प्रीफिक्स हो या पोस्टफिक्स हो, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू को यूज नहीं कर रहे, जस्ट उसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं उसके साथ। यानी हमने कोई असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज नहीं किया या हमने कोई प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को यूज नहीं किया, ना तो हम डिस्प्ले कर रहे हैं ना ही वैल्यू ये किसी को असाइन कर रहे हैं। जस्ट हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ उस वेरिएबल की वैल्यू के अंदर एक का इंक्रीमेंट किया है। तो इससे क्या होगा कि सी के जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा, वन का वन ऐड हो जाएगा। तो अब देखें कि सी की करंट वैल्यू है 0, तो सी इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो जब हम यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे और सी की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे, तो सी असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे क्या आएगा, सी की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि 0 वैल्यू थी उसकी, यानी हमने 0 वैल्यू रखी थी और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया। तो प्रिंट एफ से पहले एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। डी के अंदर हमने वैल्यू रखी थी 1, लेकिन डी के अंदर ना तो हमने इंक्रीमेंट किया ना ही डिक्रीमेंट। तो याद रखिएगा डी की वैल्यू क्या रहेगी 1 ही रहेगी, यानी डी की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी 1। जैसी वैल्यू वो पहले थी वो वैसी ही रहेगी, क्योंकि डी के साथ हमने कुछ भी नहीं किया। तो इसको रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट इसी तरह डिस्प्ले होता है जैसे हमने कहा है। तो अभी आउटपुट जहाँ पे डिस्प्ले होगी उस आउटपुट के अंदर हम देखेंगे कि हमने जिस तरह कहा है कि सी 1 और डी की भी वैल्यू क्या होगी 1। तो सी के अंदर भी यहाँ पे 1 आ रहा है, डी के अंदर भी 1 आ रहा है। तो ये हमारी जो डिस्कशन थी कि इस तरह होगा, क्योंकि हमने सी के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया था, तो सी की वैल्यू 0 से 1 हो गई और डी की ऑलरेडी 1 थी तो उसके अंदर 1 नहीं रहा। इसी तरह आप देखें कि हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यहाँ पे हमने यूज किया है डी के साथ, यानी डी के अंदर एक का हमने क्या किया है डिक्रीमेंट कर दिया है। सी के अंदर भी उसी तरह 0 है, सी के जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमने क्या रखी है 0 असाइन की हुई है, डी को वैल्यू क्या की हुई है 1 असाइन की हुई है, और फिर डी के साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। अब याद रखिएगा सी के साथ नहीं, डी के साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। तो अब देखें यहाँ पे डी की वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू है वो 1 है,
तो जैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा तो वो एक का डिक्रीमेंट कर देगा, यानी 1 माइनस कर देगा करंट वैल्यू से। तो 1 माइनस होगा तो ऑलरेडी 1 पड़ा है, तो वैल्यू डी की क्या हो जाएगी, 0। यानी यहाँ पे हमें डिस्प्ले डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें यहाँ पे डी की वैल्यू 1 डिस्प्ले होनी चाहिए। तो क्या सॉरी 0 डिस्प्ले होनी चाहिए। तो क्या 0 ही होती है, सी की तो ऑलरेडी 0 पड़ी है और सी के साथ हमने कुछ भी नहीं किया, तो सी की तो 0 होगी। डी के साथ हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो 1 से 0 होनी चाहिए। तो क्या 0 होती है, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको रन करेंगे, तो रन करके हम देख लेते हैं कि क्या वाकई ये काम कर रहा है। यहाँ पे ये देखें आउटपुट, आप देख सकते हैं कि सी के अंदर भी 0 और अब डी के अंदर भी 0 आ रहा है, यानी डी की वैल्यू भी अब क्या हो गई है, यहाँ पे 0 हो गई है, क्योंकि हमने डी के साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया था। अब देखें यहाँ पे अगर मैं सी के साथ भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लेता हूं तो क्या होगा। अब देखिएगा सी के अंदर भी एक माइनस होगा, सी की करंट वैल्यू से एक क्या होगा, माइनस होगा। तो सी ऑलरेडी 0 पड़ा है, तो -1 होगा उसमें से, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू याद रखिएगा -1 आएगी। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई ऐसे काम करता है। तो देखें सी की वैल्यू क्या हो गई, -1 और डी की वैल्यू 1 से 0 हो गई डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद। अब देखें ये काम हम ऐसे भी कर सकते थे, यानी हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये चाहे हम ऐसे लिखें या डिक्रीमेंट ऑपरेटर या इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करें, ये दोनों ऐसे ही काम करते हैं। यानी ये सेम उसी तरह काम करेगा जैसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है। तो अब देखें अब भी सेम रिजल्ट आएगा, सी के अंदर -1 होगा और डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो चाहे हम ऐसे लिखें इसका भी रिजल्ट सेम है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम करें तो उसका रिजल्ट भी सेम है। तो हमें समझ लग जाती है कि दरअसल डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी एक करंट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर रहा होता है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा होता है, 1 माइनस कर रहा होता है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक यानी 1 का एडिशन उसके अंदर कर रहा होता है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखें ना, चाहे मैं ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करूं, जैसे आपको पता है कि ये कौन सा है, पोस्ट फिक्स। ये मैं कमेंट्स ऊपर दे रहा हूँ। कमेंट्स देने का तरीकाकार ये होता है कि आप क्या करते हैं, डबल स्लैश को यूज करते हैं, तो ये कमेंट्स बन जाएगी और ये लाइन कंपाइलर ट्रांसलेट नहीं करेगा। जैसे आप पेज के ऊपर रफ अमल करते हैं तो वो रफ अमल जो होता है वो सिर्फ आपके लिए होता है, आप अपने पर्पस के लिए लिखते हैं। उसका आपके रियल जो साफ अमल होता है, जो आपने नीट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। यानी आपके नंबर इंक्रीज या डिक्रीज उससे नहीं होंगे रफ अमल से। तो रफ अमल पे चाहे आपने सारा क्वेश्चन गलत किया या जो भी लिखा, तो इसी तरह ये क्या होते हैं कि ये एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रोग्राम की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक्स्ट्रा हिंट या इंफॉर्मेशन देते हैं कमेंट्स की सूरत में, ताकि अगला बंदा इसको देख के समझ जाए। तो अब वो इस चीज़ को देखेगा तो उसे पता चलेगा, अच्छा ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये कौन सा है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब देखें, चाहे मैं यहाँ पे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँ, चाहे मैं यहाँ पे प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँ। अब मैं इसको भी चाहूँ तो कमेंट बना सकता हूँ, यानी ये लाइन भी अब कंपाइलर के अंदर शामिल नहीं होगी। जैसे आप बेशक इसको चला के भी देख सकते हैं कि अब सी के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, चाहे ये लाइन लिखी हुई है लेकिन ये कमेंट बन चुकी है। तो सी के अंदर देखें वही 0 पड़ा है, कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं आए क्योंकि इसको उसने कमेंट बना दिया है। अगर मैं ये कमेंट ख़त्म करता हूँ तो फिर देखें, तो फिर आपको नज़र आएगा कि सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे दरअसल बात कर रहे थे कि चाहे मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँ, चाहे मैं यहाँ पे प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँ, तो रिज़ल्ट क्या रहेगा, रिज़ल्ट सेम रहेगा। रिज़ल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा,
क्योंकि हमने जस्ट वेरिएबल के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया है, चाहे वो पोस्ट फिक्स हो या चाहे वो प्री फिक्स हो। ना तो उसको डिस्प्ले करवाया है, ना ही हमने किसी एक्सप्रेशन में यूज़ किया है, और ना ही हमने उसको किसी वेरिएबल को असाइन करवाया है। तो ये जैसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, तो चाहे पोस्ट फिक्स हो चाहे प्री फिक्स हो, वो उसकी वैल्यू के अंदर ऑलरेडी एक का इंक्रीमेंट कर चुका होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाने तक। तो आप देखें कि चाहे अब मैंने इसके अंदर प्री फिक्स यूज़ किया है, तो प्री फिक्स के अंदर भी क्या होगा, सी की वैल्यू उसी तरह 1 हो जाएगी। तो अब देखें सी की वैल्यू क्या है, 1, और डी की वैल्यू भी 1 है। अब ये फर्क हम कहाँ देखेंगे, प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स का, कि असल में प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स कैसे हमें डिफरेंट वैल्यूज देते हैं। तो वो तब डिफरेंट वैल्यूज देंगे जब हम उनको यूज करेंगे वैल्यू असाइन करते वक्त, या जब हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। अब देखें ये पोस्ट फिक्स है, और पोस्ट फिक्स में हमने कहा था पहले वैल्यू यूज़ होगी और बाद में इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब है हमने जो बात की थी, अगर वो बात ठीक है, तो फिर यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। यानी सी असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद यहाँ पे सी की वैल्यू जो आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो देखते हैं क्या ऐसा ही होता है। इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें सी की वैल्यू 0, इसका मतलब है हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया, लेकिन कौन सा किया, पोस्ट फिक्स प्रिंट एफ के अंदर। तो अब देखें उसने पहले जो उसकी प्रीवियस वैल्यू थी उसको डिस्प्ले करवाया, फिर उसमें जाके उसने क्या किया होगा, उसके अंदर इंक्रीमेंट किया होगा। उसने उसके बाद उसके अंदर क्या किया होगा, इंक्रीमेंट किया होगा। अब देखें ये फर्क देखना है प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स का। तो अब आप यहाँ पे प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लें। अब देखें वेरिएबल से पहले मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया, तो ये क्या बन गया, प्री फिक्स। अब देखें अब सी की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए। तो क्या 1 मिलती है, हम इसको प्ले करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें सी की वैल्यू हमें आउटपुट के अंदर 1 मिली। यानी हमने जैसा पढ़ा था या जैसा डिस्कस किया था वैसे ही रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। और हमने कहा था कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसके अपोजिट काम करता है, यानी वो भी प्री फिक्स डिक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है, सेम कंसेप्ट, लेकिन वो जस्ट एक का इजाफा करने के बजाय एक का डिक्रीमेंट करेगा, एक 1 उसमें से माइनस करेगा करंट वैल्यू से। तो अब देखें कि क्या पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर से उस सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ था। इस चीज़ को अगर आपने देखना है तो आप कुछ ऐसे देख सकते हैं कि हम जस्ट यहाँ पे देखते हैं सी की वैल्यू उसके बाद डिस्प्ले करवा के। तो यहाँ पे क्योंकि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, तो सी की वैल्यू जो ऑलरेडी पड़ी है उसको यूज़ किया जाएगा जो कि 0 है, और उसके बाद एक का इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो उसके बाद एक का तो इंक्रीमेंट हो गया, 1 उसके अंदर ऐड हो गया, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो क्या देखते हैं कि क्या दूसरी बार जो डी के बाद डिस्प्ले सी हो रहा है उसके अंदर सी की वैल्यू 1 आती है, जो कि 1 आनी चाहिए। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये देखें सी की वैल्यू 0 और यहाँ पे सी की वैल्यू 1। इसका मतलब है जैसे हमने कहा था ये वैसे ही काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा कंसेप्ट, और हमने सब कुछ सही से समझा है। अब चाहे तो आप दोबारा प्रीफिक्स को भी ऐसे करके देख सकते हैं। तो प्रीफिक्स में दोनों जगह 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ही इंक्रीमेंट करने के बाद वो वैल्यू को डिस्प्ले करता है। तो आप इसको भी रन करके देख सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। तो दोनों जगह आपको यहाँ पे क्या मिला, 1। यहाँ पे भी सी की वैल्यू 1, यहाँ पे भी सी की वैल्यू 1। तो
उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने किस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। आपने ख़ुद भी इम्प्लीमेंट करना है और मुझे दिखाना है सारा कुछ। और किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कल एक बच्चे ने एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें जैसे उसने कहा था कि आई की वैल्यू 3 हो और अगर हम आई के अंदर इस तरह इंक्रीमेंट करें तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो वहाँ मैंने ग्रुप में भी समझा दिया था, तो इसको भी मैंने इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको ख़ुद भी इम्प्लीमेंट करके रन कर सकते हैं। हमने जैसे कहा था कि इसका जो रिज़ल्ट है, आउटपुट है, वो हमारे पास 8 आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो 8 आएगा। तो आप ख़ुद भी इसको रन करके देख सकते हैं। तो यहाँ तक आज का लेक्चर है, ख़त्म करते हैं। तो बेटा ख्याल रखिएगा अपना। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।